दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर। कहते हैं जो राजनीति आज करती है वो कई दिनों, महीनों या सालों पहले कह चुकी होती है, और राजनीति की इसी करनी और कथनी के बीच के शून्य में ही आने वाले सियासत का शोर छिपा होता है। तो नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे टर्म के 2 साल पूरे होने के जश्न के बीच में मैं आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में उसी कही अनकही सियासत को डिकोड करने वाली हूं, जिसमें 2029 की राजनीति छिपी है। आप भी कान लगाकर सुनिए कि एक के बाद एक मुश्किल दुर्ग फतेह कर रही बीजेपी की राजनीति के पिटारे में क्या रणनीति छुपी है 2029 के लिए। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल प्रोजेक्ट था 2017 के उत्तर प्रदेश के चुनाव, जिसमें जीत हासिल की। फिर जो बड़े पॉलिटिकल प्रोजेक्ट्स थे उसमें बिहार था, महाराष्ट्र था, दिल्ली था, और फिर 2026 का बंगाल का चुनाव। अब सवाल उठता है आगे क्या। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम चुनाव में उतरते हैं जीतने के लिए, और जीतते हैं। तो अब आने वाले सबसे बड़े जो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट पे नजर है वो है पंजाब। लेकिन 2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है, और उत्तर प्रदेश माना जाता है लोकसभा चुनाव से पहले वाला सेमीफाइनल। 2029 का लोकसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश के 2027 का चुनाव एक सेमीफाइनल होगा, मैसेजिंग होगी। तो बंगाल विजय के बाद बीजेपी की नजर यूपी जीत मिशन जो है रिपीट पर है, पर साथ ही साथ उसकी तैयारी 2029 के लिए भी शुरू है। कहते हैं ना, भारतीय जनता पार्टी तो चुनाव जीतने की पूरी मशीनरी है, वो चुनाव लड़ती ही जीतने के लिए, क्योंकि बीजेपी जानती है सक्सेस इज नॉट फाइनल एंड फेलियर इज नॉट फेटल। तो सियासत में एक सक्सेस के बाद अगले लक्ष्य की ओर बढ़ना ही सबसे अहम होता है, और अगर हार हुई तो उससे सीखना अहम होता है, जो कि बीजेपी करती आई है। बंगाल में अपनी पुरानी गलतियों से सीख कर ही बंगाल फतेह किया है। अब 2024 के चुनाव जो नतीजे आए थे बीजेपी के लिए उतनी खुशी लेकर नहीं आए थे। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब शपथ ली तो भी उनका चेहरा काफी कुछ बयां कर रहा था। जाहिर तौर पर 400 पार की उम्मीद थी, कम से कम 303 से तो ज्यादा सीटों की उम्मीद थी। तो 400 सीटों की उम्मीद सजाए बीजेपी का कारवां 240 सीट पर सिमट गया था, और सरकार बनाने के लिए बीजेपी को एनडीए के साथियों के साथ मिलकर 292 सीट्स पर संतोष करना पड़ा। नतीजे के इन गणित को देखकर राजनीति के पंडितों को लगा कि विपक्ष का टाइम आ गया, और विपक्ष ने तो सेलिब्रेशन भी 99 सीट्स पे ऐसा किया जैसे सरकार वही बनाने जा रहे हैं। लेकिन फिर हुआ क्या? इन 2 साल के बाद हम जहां खड़े हैं वहां मैं ये बात दावे के साथ कह सकती हूं कि विपक्ष ने जो कमाया था वो गवा दिया। वजह थी ना तो एकजुटता और ना मेहनत, और बीजेपी ने जो गवाया था 240 लाकर जो नैरेटिव बना था उसको बचा लिया, उस पर काम कर लिया। क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद कुल 11 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव हुए हैं, जिसमें से आंकड़े समझिए 7 में से एनडीए ने सरकार बनाई, और इनमें 5 जगहों पर एनडीए ने सरकार को रिपीट किया, यानी जीत का सिलसिला बरकरार रखा, और जो गलतियां थी उसे सीखकर आगे बढ़े, जैसे कि महाराष्ट्र। और 2 राज्यों में बीजेपी ने बदलाव करते हुए विरोधी दलों की सरकार को उखाड़ फेंका। आंकड़े झूठ नहीं बोलते साहब, इसलिए आंकड़े बता रहे हैं। और ये आंकड़े बताते हैं कि 2024 के चुनाव के बाद अब हालात एकदम उलट हैं। लोकसभा में जिन राज्यों ने विपक्ष को झोली भर भर कर वोट दिया, वहां से विपक्षी दलों का सफाया होता जा रहा है। और सबसे बड़ा उदाहरण तो बंगाल है। अगर बंगाल बीजेपी हार जाती तो अभी का जो मोमेंटम है, कार्यकर्ताओं में जो एक्साइटमेंट है, वो नहीं होता उत्तर प्रदेश और 2027 के 7 चुनाव को लेकर।
लेकिन बंगाल की जीत वो मोमेंटम भी बना के रखा और नैरेटिव भी बदला। अब मैं आपको थोड़ा पीछे लेके चलती हूं, जैसे हरियाणा हो, पश्चिम बंगाल या फिर महाराष्ट्र। एक एक तरह से एक एक करके इन राज्यों में विपक्ष के हाथ से वर्चस्व फिसलता चला गया और यह सिलसिला शुरू हो गया था साल 2014 में ही, जब बीजेपी की सरकार बनी थी। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उस समय बीजेपी के पास सिर्फ 7 राज्यों में सत्ता हुआ करती थी, लेकिन फिर इसी साल दिसंबर तक बीजेपी 10 राज्यों में फैल गई थी। अगले 10 सालों में बीजेपी ने 19 राज्यों में सत्ता हासिल की और आज बीजेपी की सरकार देश में 22 राज्यों में फैली हुई है। इसीलिए हम जब कभी भारत का मैप दिखाते हैं तो आपको भगवा नजर आएगा। 2019 से लेकर अब तक धीरे 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 वो भारत का नक्शा भगवा में बदला, भगवामयी हुआ। यानी 26 मई 2014 के मुकाबले आज 3 गुना से ज्यादा एक्सपेंशन हुआ है एनडीए का। और एनडीए के एक्सपेंशन का मतलब विपक्षी दलों का सिमटना। स्टेट बाय स्टेट बीजेपी ने एनडीए के साथ मिलकर सियासी नक्शे को बदला। जब जब जीत मिली तो खुश हुए, लेकिन काम और दुगनी ताकत से किया, और हार हुई तो सीखा और ज्यादा, दुगनी से भी ज्यादा ताकत से उस गलती को ठीक करा। और आज हम ये इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 12 साल पूरे करने वाली है। अब ये बात है कि हम थोड़ा पीछे जाएं तो कांग्रेस ने 60 साल राज किया, 12 साल तो कुछ नहीं है। लेकिन आज का दौर, जहां पर सोशल मीडिया, जहां पर एआई, जहां पर हर चीज ऐसे फैलती है, वहां पर 12 साल बड़े मैंडेट के साथ पूरा करना भी अपने आप में एक खास बात होती है। और उसके लिए उसके पीछे की रणनीति, रणनीतिकारों पर हम चर्चा कर रहे हैं और आगे के प्लान पर चर्चा कर रहे हैं। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में 3 दशक के बाद सरकार को रिपीट किया। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में पहली बार बीजेपी सत्ता में आई। ये सब हम 2014 के बाद से आपको बता रहे हैं। दिल्ली में दशकों का सूखा खत्म हुआ, 27 साल बाद जीत हुई, और वो तब जब नरेंद्र मोदी सत्ता में रहे, ये तब हुआ ये सब कुछ। लेकिन सियासत के सफर में आगे अभी और सारे पड़ाव हैं और खुद बीजेपी मानती है कि अभी तो दक्षिण विजय करना है, तब जाके हम अपने गोल्डन पीरियड में होंगे। क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जो 400 सीट का सपना बीजेपी ने देखा, उसको परवान चढ़ाना अभी बाकी है। और इस बार उम्मीदों का संसार दक्षिण से सबसे पहले बात अगर तमिलनाडु की, जहां के विधानसभा चुनाव में छोटी जीत के बीच बड़ी उम्मीद छिपी है। अब वो जीत नहीं है, हम वो परसेंटेज आपको बता रहे हैं, वोटिंग परसेंटेज। क्योंकि 2021 में विधानसभा चुनाव के दौरान तमिलनाडु में बीजेपी 20 सीट पर लड़ी और 4 जीती। वोट शेयर था 2.6%, लेकिन इस बार 33 सीट्स पर लड़ी और सिर्फ 1 ही सीट जीत सकी। फिर भी वोट शेयर था 3%, यानी सीट लड़ी ज्यादा, घटी भी, लेकिन वोट बढ़ा। अब यहां पर जमीन पर काम भी होगा, रणनीति भी बदली जाएगी। वजह है 2029 का चुनाव। मतलब साफ है कि तमिलनाडु में विजय की जीत हुई, लेकिन बीजेपी की हार कम से कम उतनी बड़ी नहीं जितनी देखी जा रही है, या उसके इंटरनल मापदंड बीजेपी उम्मीद कर रही है कि 2029 में वहां पर कुछ अच्छा हो सकता है। अब विजय ने तो राजनीति में नए नए पैर जमाए हैं, जनता को उनसे उम्मीद भी है, और 2.5 बरस बाद जब लोकसभा चुनाव का मैदान सचेगा तो जनता टीवीके को वोट देने से पहले जवाब मांगेगी, और तब सरकार के सिंगल और डबल इंजन का असर भी दिखेगा। जैसे कि आंध्रा में जब डबल इंजन की सरकार है तो क्या क्या हुआ, क्या क्या बदला। और दूसरी तरफ, और ये कोशिश करेगी बीजेपी ये नैरेटिव सेट करने को लेकर, और दूसरी तरफ बात केरलम में भी बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार कुछ अच्छा होगा 2029 में, यानी कि छोटे छोटे जो 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 सीट बढ़ाना, क्योंकि इस बार 11% से ज्यादा वोट के साथ बीजेपी 3 सीटों पर जीती है केरल में। तो विधानसभा चुनाव का ये गणित लोकसभा में भी दिखेगा। पर साहब, पिछले 2 सालों में गंगा में बहुत पानी गुजर चुका है। बीजेपी ने न सिर्फ महाराष्ट्र
हरियाणा जैसे राज्यों में वापसी करी, अपनी साख पाई, बल्कि पश्चिम बंगाल में वो कहीं ज्यादा मजबूत नजर आए। पश्चिम बंगाल से 40 सीटें आती हैं लोकसभा में, और ऐसे में बीजेपी अब अगर 400 पार का सपना देख रही है, जाहिर तौर पे उनका टारगेट है, तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उस पर काम शुरू हो गया और बेहतर प्रदर्शन दिखा सकती है बीजेपी। और बीजेपी के इस 400 पार के सपने को पूरा करने में पश्चिम बंगाल की 42 सीट्स के अलावा तमिलनाडु की 39 सीट्स भी अहम रोल निभाएंगी। और तमिलनाडु में टीवी के उदय ने बीजेपी के लिए एक नई उम्मीद भी जगाती है। और इसी तरह बिहार के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी का जो हाल हुआ, उसके बाद इस बार बीजेपी को 30 से ज्यादा सीटों पर जीत की उम्मीद है। हरियाणा में भी लोकसभा के बाद हुए विधानसभा चुनाव में नतीजों के बाद बीजेपी सीट बढ़ाने की उम्मीद लगा बैठी है। महाराष्ट्र में भी उद्धव ठाकरे और शरद पवार अब उतने मजबूत नजर नहीं आ रहे जितने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान थे। राजस्थान में भी इस बार बीजेपी को पहले के मुकाबले 14 से ज्यादा सीटों पर जीत की उम्मीद होगी। तमिलनाडु में भी इस बार डीएमके से लोगों का जो भरोसा उठा है, और टीवी के अगर खरी नहीं उतरती तो बीजेपी अपने लिए संभावनाएं तलाश रही है और काम भी कर रही है। और फिर अन्नामलाई ने अगर द्रविड़ पॉलिटिक्स और हिंदुत्व और नेशनल पर्सपेक्टिव वाली पॉलिटिक्स को दिखाया, वहां पर रखा, तो बीजेपी के लिए फायदा हो सकता है आखिरी में। क्योंकि देखिए, चुनाव और नतीजों में कोई भी राजनीति में स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। उस समय क्या समीकरण बैठते हैं, कौन किसका दोस्त हो जाता है, आज भले ही इस्तीफा दे दिया। और इस तरह पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 2008 सीटें जीतने के बाद बीजेपी कम से कम अगले लोकसभा चुनाव में 30 सीटें जीतने का सपना तो संजोकर बैठी ही होगी। और ये मत समझिए कि बीजेपी सिर्फ सपने सजाए बैठी है, जैसा मैंने कहा, वो एक्शन मोड में है। 2024 में जब बीजेपी 400 से ज्यादा सीटों का नारा लेकर आई थी, तो विपक्षी दल संविधान बदलने की दुहाई देकर सियासी नैरेटिव को बदलने में कामयाब रहे। पर इस बार बीजेपी राष्ट्रवाद के रथ पर सवार होकर हर नैरेटिव की काट लेकर बैठी है। और राष्ट्रवाद तो उनका एक मुद्दा है ही। हिंदुत्व और विकास के कॉकटेल के साथ सीमावर्ती राज्यों में घुसपैठ, जो बहुत बड़ा मुद्दा है, वो मुद्दा बनाएगी। जहां पर आएगा नेशनल सिक्योरिटी का इशू, राष्ट्रवाद की बात, और जिसमें हिंदू वोटर के साथ साथ राष्ट्रवादी वोटर्स की एक नई खेप तैयार करने में बीजेपी को आसानी हो रही है। पर सवाल यह है कि आखिर बीजेपी को 400 सीटें चाहिए क्यों? तो साहब, बीजेपी का कोर एजेंडा को लागू करने के लिए उसे मजबूत मैंडेट चाहिए, उसे ये सीटें जीतनी होंगी। और वैसे भी नरेंद्र मोदी कहते हैं कि वो मजबूत फैसले करने आए हैं। इसीलिए 240 आने के बाद भी उन्होंने एक कंटिन्यूटी की सरकार दिखाई। वही गृह मंत्री, वही रक्षा मंत्री, वही फाइनेंस मिनिस्टर, कंटिन्यूटी की कि हम वही हैं 303 वाले। लेकिन जो मुंह से निकला है कि 400 पार वाली बात, वो हम पूरा करेंगे, क्योंकि मोदी कहते हैं तो वो मुमकिन होता है, वो किया जाता है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि उनको ये सीटें क्यों चाहिए, क्या वजह है, और अगर आ जाती हैं तो क्या होगा। तो जैसे देश भर में अगर यूसीसी को लागू करने के लिए लोकसभा में मजबूत पकड़ की जरूरत होगी, इसी तरह वन नेशन वन इलेक्शन को जमीन पर लाना भी बीजेपी का लक्ष्य है। परिसीमन के लिए भी बीजेपी 400 सीटें जीतकर संसद में मजबूत होना चाहती है। चर्चाएं भी हैं कि इस बार इस पार्लियामेंट सेशन में भी आ सकता है। डीएमके विपक्ष से अलग हो गई है, टीएमसी लगभग डिसमेंटल है, आ सकता है, वो बातें अलग हैं, या राज्यसभा में 2/3 बहुमत के करीब है। लेकिन अगर कुछ नहीं होता तो बड़े मैंडेट के साथ परिसीमन भी होगा। महिला आरक्षण को लागू करने के लिए परिसीमन चाहिए, तो वो भी बीजेपी के बड़े एजेंडे में शामिल है। यानी एक तरह से भारत का राजनीतिक और प्रशासनिक भूगोल बदलने वाले जो काम बचे हैं, उनके लिए बीजेपी को बैसाखियों वाली नहीं बल्कि 400 पार वाली अखंड सरकार की जरूरत महसूस हो रही है। खैर, बीजेपी को चुनाव लड़ना और जीतना आता है, और हम सब ये जानते हैं। और कहते हैं कि राजनीति में एक अदृश्य चुनौती भी होती है। जैसे मुद्दे पता है, लेकिन चुनाव से पहले कोई अदृश्य मुद्दा खड़ा हो जाता है।
जो नैरेटिव बदल देता है। जैसे पिछली बार 400 पार के नैरेटिव के साथ आया था कि संविधान बदल दिया जाएगा और उसने चुनाव में नरेंद्र मोदी के रथ को 240 पर रोक दिया। तो अभी भी अदृश्य चुनौतियां आ सकती हैं। बीजेपी वक्त पर उस चुनौती को भांपने का कला भी जानती है। पर साहब, चुनाव में जीत और हार सिर्फ रणनीति नहीं है, जनता का मूड भी है। एक रात पहले, एक महीने पहले, 15 दिन पहले, और जो उनका मूड भांपने में कामयाब होता है वो जीत जाता है। और 2029 के लिए 400 पार का सपना सजाए बैठी बीजेपी के लिए जनता का मूड की चुनौती को भांपना बेहद जरूरी है। तो बात चुनौती की भी कर लेते हैं। सबसे बड़ी चुनौती है बेरोजगारी या लोगों के लिए रोजगार। ये वो चुनौती है जो युवा वोटर के मन में गुस्सा बढ़ा सकती है। वैसे भी जेनजी वाले दौर में रोजगार और पेपर लीक का फुल प्रूफ सोल्यूशन अब तक पार्टी ढूंढ नहीं पाई है। याद रखिए, चुनाव में एक नैरेटिव खेल बनाता भी है और बिगाड़ भी सकता है। फिर 2024 में संविधान बदलने वाले नैरेटिव ने बीजेपी को बड़ा झटका दिया। तो बीजेपी को इस बार पेपर लीक, रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों का समाधान ढूंढना होगा। विश्वास दिलाना होगा कि ये सब फिक्स हो जाए। एक और बड़ी चुनौती है महंगाई। अब लोग ये भी जानते हैं कि वैश्विक स्थिति की वजह से, वैश्विक वजहों से ही सही, लेकिन बढ़ती महंगाई एक सच है जिससे किसी को इनकार नहीं होगा। तो इसका रास्ता भी बीजेपी को ढूंढना होगा। और अगर इस समय रहते कंट्रोल आ गई तो ये बात आई गई भी हो जाएगी। मेमोरी शॉर्ट मेमोरी होती है। और इसके अलावा एकजुट विपक्ष भी बीजेपी के विजय रथ की लगाम खींच सकता है, क्योंकि बेशक बीजेपी ने तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है, पर उसका वोट प्रतिशत 36.6% था और एनडीए को मिला लिया जाए तो वोट प्रतिशत 43.6% हो जाता है। लेकिन फिर भी करीब 56%, 56% लोग ऐसे हैं जो एनडीए सरकार के खिलाफ वोट कर रहे हैं। और ये 56% वोट एकजुट विपक्ष की ताकत बन सकता है। लेकिन ये अलग बात है कि बीजेपी को शायद ये पूरा भरोसा है कि विपक्ष ना तो शायद कभी इतनी मेहनत कर पाएगा और ना ही कभी एकजुट हो पाएगा। पर ये पब्लिक है जो सब जानती है। वो ये भी जानती है कि राजनीति में नीति कितनी है और राज करने की चाहत कितनी। और इस देश की जनता ये भी समझती है कि कब विदेशी ताकतों के जरिए सियासी नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये विदेशों से थोपा गया नैरेटिव तो ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। इसलिए ये पब्लिक है, ये सब जानते हैं। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए भारत 24।